हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। आज की खबर सीधे चंद्रमा से, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। चंद्रयान के बारे में बताया गया है कि चंद्रयान डेटा जो है उसके द्वारा मून के जो सरफेस है उसकी मैपिंग की जा रही है, और चंद्रयान के द्वारा जो मून के जो सरफेस है उसकी जो मैपिंग की जा रही है उसमें सबसे ज़्यादा डिटेल्ड, सबसे ज़्यादा विस्तृत जो मैप है वो मैप अभी जारी किया गया है या बनाया गया है। तो वही लिखा है फर्स्ट डिटेल मैप ऑफ मून साउथ पोल। खास बात यह है कि चंद्रमा की सतह में भी जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव जो है उसके बारे में अगर देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है इस समय। क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, सेशन के अंत तक हम इस चीज़ को समझ लेंगे। लेकिन साउथ पोल का जो है इन्होंने बहुत डिटेल्ड मैप बनाया हुआ है जो कि चंद्रयान के डेटा से मिला हुआ है। तो इस पूरी खबर को हम लोग समझेंगे। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये आप GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी या अंतरिक्ष विज्ञान इस तरीके की चीज़ों के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको जो है जोड़ करके देख सकते हैं। अंत में मैं आपको सेशन में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दूंगा और आप सब लोगों से उम्मीद करूंगा कि इस पूरे सेशन को पढ़ने के पश्चात आप उस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देंगे। मैं सभी के कमेंट्स बारी बारी से जरूर देखूंगा और जिनके उत्तर सही होंगे उसके ऊपर थम्स अप का रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। तो जरूर आप लोग कमेंट में पार्टिसिपेट कीजिएगा। हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे पूरे सेशन के दौरान। क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके ऊपर चर्चा आगे रहेगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई अगर आपने संपूर्ण बैच में इनरोलमेंट अभी तक नहीं किया है तो आपसे काफ़ी देर हो रही है। तुरंत आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए। वहां पर लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। संपूर्ण बैच की डिटेल दी है, उस पर लिंक है, लिंक पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके जहां पर कूपन कोड अप्लाई करने की बारी आएगी वहां पर आप लिखेंगे विरद लाइव। उसका रीजन क्या है कि इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यही कोड इस्तेमाल करना है। कोई भी दूसरा कोड आपको कोई लगाने के लिए इंसिस्ट कर रहा है, सो बगैर देर किए आप मुझसे संपर्क कीजिए। मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबका आईडी जो है वो इसी नाम से ही है, विरद लाइव नाम से ही टेलीग्राम आईडी भी है, इंस्टाग्राम आईडी भी। आप तुरंत मुझे बताइए, आपको मैं सुरक्षित तरीके से मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाऊंगा, ठीक है। अब इस बैच की स्पेशलिटी की बात करें तो जब आप लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आपके पास में 3 ऑप्शंस ओपन होंगे। उन 3 ऑप्शंस में एक जो है आपका सिल्वर प्लान होगा, सिल्वर प्लान है, दूसरा गोल्ड प्लान है और तीसरा जो है वो प्लेटिनम प्लान है, ठीक है। तो ये आप आसानी से इनमें में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। 10,000 रुपीज का ये पड़ेगा, ठीक है। 20,000 रुपीज का आपका ये वाला कोर्स पड़ेगा और ये 30,000 रुपीज का आपका ये वाला कोर्स पड़ेगा। तो ऐसे करके अलग अलग अमाउंट्स के साथ अलग अलग फैसिलिटीज हैं, जिसमें से कंप्लीट फैसिलिटी, संपूर्ण फैसिलिटीज आपको प्लैटिनम बैच के साथ मिल जाएंगी, जिसमें आपको प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे और भी आगे, लेकिन पहले खबर को जान लेते हैं। एक चीज और है कि अगर आप 2025 के लिए टेस्ट सीरीज के साथ एक क्विक रिवीजन प्रोग्राम चाहते हैं तो विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके SIP 2025 के साथ जुड़ जाइए। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जस्ट क्लिक एंड टाइप विरद लाइव कोड। और सुबह 9 बजे मैं आप लोगों के लिए द हिंदू हिंदी में लेकर के आ रहा हूं। आप लोग सुबह 9 बजे हमारे साथ इस प्रोग्राम से जरूर जुड़िए। सोमवार से लेकर के शनिवार तक ये प्रोग्राम रोज आपके लिए उपलब्ध रहता है। देखिए, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, अगर हम खबर की बात करते हैं तो हमको पता चलता है कि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल जो है, उस पर पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक जो मानचित्र है, वो विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जो है वो आपके लिए तैयार है अब। यानी कि अब आप इसकी स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। दक्षिणी ध्रुव के बारे में जानकारी रखना तमाम सारे जो भौगोलिक या हम यूँ कह सकते हैं कि जो भूवैज्ञानिक वगैरह हैं, चंद्रमा की सतह की जानकारी रखने वाले वैज्ञानिक वगैरह जो हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो हैं, उन सब के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर एक संभावना है जो लोगों की, वो सबसे ज़्यादा संभावना जो है वो बर्फ और पानी प्राप्त होने की सबसे बड़ी संभावना आपको यहाँ पर चंद्रमा पर देखने को मिलती है। और हम सब लोगों को मालूम है कि हम किसी भी चीज़ में, ऐसी चीज़ में कि जहाँ पर हमें ये पता चले कि यार वहाँ पर भी जीवन संभव है, जीवन के तलाशने के कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं, या कभी जीवन रहा हो तो उसके कुछ अवशेष मिल सकते हो, इन सब से हमारी निकटता बहुत रहती ही है। तो इसलिए भी खासा आकर्षण का केंद्र रहता है ये, है ना। आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ पर चंद्रयान 3 भेजा गया है। साउथ पोल पर नहीं भेजा गया है, साउथ पोल से तकरीबन 650 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, 630 किलोमीटर की दूरी है।
मतलब बेहद निकट, और सबसे निकट भेजा जाने वाला ये यान अभी तक भारत का ही है। तो आप देख सकते हैं मानचित्र जो है वो भारत के चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के द्वारा भेजा गया। अब आप लोगों को मेरे ख्याल से विक्रम और इन सब के बारे में आसानी से पता होगा। तो एक तो चीज है लैंडर की, लैंडर मतलब जिस चीज ने इसको लैंड किया है, मतलब लैंडर का मतलब ये लैंड करने वाला एक टूल है, जो ऑब्वियसली जैसे रोवर हैं या दूसरे जो मशीन्स हैं वो सब चीजों को लेकर के यहां पर वो लैंड हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड विक्रम लैंडर, इसका नाम है विक्रम लैंडर। इसके अलावा रोवर है एक जो मूव कर सकता है सतह पर, उसको हम लोग रोवर बोल रहे हैं, रोवर, उसका नाम है प्रज्ञान। उसका नाम क्या है? प्रज्ञान। ये आप लोगों को मालूम ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये एक मतलब रोबोट है, ऑब्वियसली मशीन है, रोबोट है, तो ये वहां पर, और इसके साथ में ही कई सारे टूल्स इनबिल्टेड हैं, और उन्हीं टूल्स के माध्यम से ये वहां की जो पिक्चर्स हैं और भी जो दूसरे डेटा हैं वो कलेक्ट करके यहाँ पर वैज्ञानिकों को भेजता है। 23 अगस्त 2023 आपको मालूम है कि ये वो लैंडिंग का दिन है, ठीक है। तो इस दिन से आगे जो है वो जांच जो है वो आगे बढ़ जाती है। चलिए देखिए, अब हम यहाँ पर कुछ चीजों को सीधे समझने का प्रयास करेंगे। मानचित्र की जो मैंने बात करी शुरुआत में, तो उस मानचित्र से लेकर के क्या क्या चीजें हमको इंपॉर्टेंटली समझ में आती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो अभी ये मानचित्र प्राप्त हुआ है, ये मानचित्र अभी तक का सबसे पहला हाई रेजोल्यूशन वाला मानचित्र है, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन जो मैप है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और उस हाई रेजोल्यूशन मैप की अगर हम बात करें तो अब ये जो मैप है ये बना कैसे है? जो प्रज्ञान रोवर था, है ना, मैंने आपको बताया कि रोवर जो कि जमीन पर घूम सकता है, चंद्रमा की सतह पर मूव कर सकता है, उस प्रज्ञान रोवर के द्वारा जो है कुछ आंकड़े भेजे गए। ऑब्वियसली उसने वहां पर फोटोज क्लिक करी हैं, चीजें कलेक्ट करी हैं और उनके डेटाज को यहां पर भेजा। तो इसीलिए शुरुआत में कहा गया है कि चंद्रयान 3 का जो डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग, यानी इन आंकड़ों के अकॉर्डिंग, इन डेटा के अकॉर्डिंग मैप जो है वो तैयार किया गया है। और ये जो मैप है वो अभी तक का सबसे हाई रेजोल्यूशन वाला मैप है, बाकी काफी ज्यादा क्लियरिटी है इसमें। तो इस मैप को डिजाइन करने का काम जो है, या इससे जो आंकड़े हैं उसको निकालने का जो काम है, वो अगर आप देखोगे तो इसमें PLR अहमदाबाद, पंजाब विश्वविद्यालय और इसरो का जो लेबोरेटरी है, जैसे यहां पर फिजिकल लेबोरेटरी रिसर्च है, PLR अहमदाबाद का है, उसी तरीके से इसरो का भी एक ऑप्टिकल लेबोरेटरी है। इन सब का कलेक्टिव वर्क है, और इस कलेक्टिव वर्क के द्वारा इस मैप को जो है तैयार किया गया है। अब इस मैप में जहां पर चंद्रयान उतरा है, जहां पर ये रोवर है, जिस सतह पर इसने मूव किया है, चंद्रमा की जो सतह है, उसमें वो सतह जिसमें आप कह सकते हैं कि धूल मिट्टी वगैरह तमाम सारी जो चीजें उपस्थित हैं, जिसको हम रेगोरिथ के नाम से जानते हैं, तो उस रेगोरिथ की एक्चुअली जो रासायनिक संरचना है, यानी कि जो उसकी केमिकल कंपोजिशंस जो हैं, उनमें किन किन मटेरियल्स की उपस्थिति है, क्या क्या चीजें उसमें मौजूद हैं, उन सब का विश्लेषण करने के लिए इसको जो है ये भेजा गया था। तो ऑब्वियसली कि इस मैप से इनका भी विश्लेषण हमको प्राप्त हो पाएगा कि उसकी संरचना में मौजूद क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो ये रोवर प्रज्ञान है, इसने 9 दिन तक मूव किया है। तो एक ये मिशन है, एक तरीके का एक मिशन रहा, 9 डेज का पूरा एक मिशन रहा, जिसमें उसने रेगोलिथ जो है जो संरचना है रेगोलिथ वाली, उसमें जो है उसका विश्लेषण किया और उसके मैप से यहाँ पर भेजे, उसके डेटा यहाँ पर कलेक्ट करके भेजे। तो उन्हीं डेटाज को इन इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से क्या किया गया, इन लैब्स के माध्यम से क्या किया गया, स्टडी किया गया, और स्टडी करके एक हाई रेजोल्यूशन मैप जो है वो क्रिएट किया गया। तो अब जो चीजें स्टडी में सामने आई वो क्या है, उनको अगर हम देखें तो सबसे पहले तो चंद्रमा पर मैग्मा को लेकर के कई सारे जो दूसरे देश के चंद्रयान हैं या फिर चंद्र मिशन जो हैं, उन लोगों ने इसके दावेदारी पहले भी कर रखी थी। तो अभी यहां पर थोड़ी सी क्लियरिटी हुई है कि चंद्रमा पे जो मैग्मा का जो रहस्य है, वो रहस्य थोड़ा सा यहां पर क्या है, वो थोड़ा सा रहस्य जो है वो ओपन हुआ है। मतलब ये जो मिशन है एक तरीके से ये बताता है कि चंद्रमा का जो भूगर्भ है, उस भूगर्भ में मैग्मा की उपस्थिति है। तो इस मैग्मा की उपस्थिति एक तरीके से चंद्रमा जो है चंद्रमा की भूगर्भीय स्थिति के बारे में बताता है, ठीक है। भूगर्भीय जो स्थिति है उस स्थिति को क्लियर करता है ये काफी हद तक। अब उसमें जो आपका जो प्रज्ञान रोवर था, उसने अल्फा पार्टिकल, उसमें जो है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है, और उसी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की वजह से यह पता चला है कि जो सतह है, चंद्रमा की जो सतह है, उस सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान है।
पिघली हुई चट्टान की प्रेजेंस जो है वो देखने को मिली है, यानी उसके साक्ष्य, उसके एविडेंसेस जो है हमको देखने को मिलते हैं। और इस चीज के बारे में पहले से ही मतलब लोगों को संदेह था कि यार चंद्रमा के नीचे जो है इस तरीके की भूमिगत चट्टान हो सकती है, मैग्मा की चट्टान हो सकती है। तो यहां पर यह चीज प्रूव हो रही है कि भाई ये चट्टान नीचे थी, यानी मैग्मा महासागर की एक तरीके से पुष्टि हुई है। पूरा मैग्मा का ओशियन है वहां पर, ठीक है, पूरा मैग्मा का ओशियन रहा होगा। तो मैग्मा ओशियन को काफी हद तक यहां पर क्या किया गया है, पुष्ट किया गया है। और ये सारे डेटा वही, जैसे उसमें जो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है उसने जो डेटाज कलेक्ट करके दिए हैं, उसी डेटा से ये रिसर्च सामने आ रही है। तो एक तो ये बात हो गई है। दूसरी बात ये है कि ये कोई पहली चीज नहीं है, इसकी संभावना पहले से थी, इसकी जो है संभावना पहले से थी। इस संभावना की अब इस डेटा के माध्यम से पुष्टि कर दी गई है। संभावना पहले कैसे थी, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कई सारे मानव रहित विमान, अमेरिका की तरफ से मानव रहित जो है वो मिशन भेजा गया था, मानव सहित भी मिशन भेजा गया, ठीक है। तो जैसे सर्वेयर है, मानव रहित इनका एक मिशन हुआ करता था। इसके अलावा मानव युक्त जो अपोलो मूनशॉट मिशन था वो था। रूस का जो है एक रोबोट भेजा गया था जिसको हम लोग रूसी लूना के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा जो जानकारी दी गई। चीन का चांग E3 जो मिशन था उसके द्वारा जो जानकारी दी गई, इन सबके द्वारा कलेक्टिव जो जानकारी अभी तक आ रही थी, उन्होंने ये संभावना प्रकट की थी कि चंद्रमा की सतह पर क्या हो सकता है, मैग्मा हो सकता है। अब आप कहेंगे कि अगर उन्होंने पहले ही संभावना प्रकट कर दी थी तो हमने उनके ऊपर रिलाय क्यों नहीं किया, उसका रीजन क्या है? और अभी चंद्रयान 3 ऐसा क्या कर दे रहा है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसकी पुष्टि हो गई है? उसका वजह यह है कि अभी तक जो इस तरीके के मिशंस यहां पर गए, चाहे वो मानव रहित रहे हों या फिर मानव सहित गए हों, जैसे भी रहे हों, उन लोगों ने जो डेटाज दिए हैं वो, अब क्योंकि ये डेटा साउथ पोल का है, समझ रहे हैं ना आप, चंद्रमा के साउथ पोल का है, दक्षिणी ध्रुव का है। और इन लोगों ने जो डेटाज अभी तक कलेक्ट करके दिए थे वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से काफी दूर थे, यानी मैक्सिमम निकटता जो है अभी वो चंद्रयान 3 की है। जैसे इन सब की बात करें तो इनमें में से कई जो है वो भूमध्य, चंद्रमा का जो भूमध्य रेखीय, मतलब भूमध्य तो हम पृथ्वी के लिए कहते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा को भूमि मान लें, चंद्रमा का जो सतह है उसको अगर हम भूमि मानते हैं, चंद्रमा को भूमि मान रहे हैं, तो उसका जो भूमध्य जो इलाका है, भूमध्य रेखी जो स्थान होगा, ठीक है, चंद्रमध्य रेखी कह सकते हैं भाई, ठीक है। तो ल्यूनर मिड जो एरिया जा रहा है वहां के आसपास या तो ये मिशन हुआ करते थे या फिर मध्य अक्षांश के क्षेत्र में ये रहा करते थे। मतलब अगर हम साउथ पोल की बात कर रहे हैं, अगर ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो अगर एक मिशन वो यहां से अंदाजा इस एरिया का लगा रहा है या फिर इस जगह से कहीं से इस जगह का मिशन का अंदाजा लगा रहा है, तो इन लोगों ने अंदाजा लगाया है, ये अंदाजा लगाया। लेकिन अभी जो ये चीज पुष्टि हुई है, ये पुष्टि क्यों हुई है? क्योंकि चंद्रयान जो है वो साउथ पोल से तकरीबन 600 किलोमीटर की दूरी के आसपास है। तो दिस इज द नियरेस्ट वी कैन से द पॉइंट। तो इतने पास से जो भेजा है इसने, ये क्लियरिटी ज्यादा है, मतलब 600 किलोमीटर बहुत ज्यादा दूर नहीं है साउथ पोल से, है ना। तो ये इस वजह से जो है यहां पर एक आ जा रहा है कि इसमें ज्यादा दम है, ये ज्यादा पुष्टिकारी चीज है। फिर और क्या चीजें आई हैं अध्ययन से, वो भी अगर देखें तो एज के बारे में, एज और क्रेटर का मानचित्र वगैरह जो है उसके बारे में थोड़ी सी क्लियरिटी हमको देखने को मिलती है। लाइक जैसे जिस एरिया पर जिस एरिया के डेटा कलेक्ट करके जो भेजा गया है, जैसे जहां पर रोवर उतरा है, ठीक है, लैंडर लैंड हुआ है, जहां से रोवर ने जो है 9 डेज का ये विजिट किया हुआ है, उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर सरफेस की अगर हम बात करें तो वो सरफेस का जो अध्ययन किया गया, उस अध्ययन के डेटा ये कहते हैं, उस डेटा के अध्ययन ये कहते हैं कि इस क्षेत्र की आयु जो है वो तकरीबन 3.7 बिलियन ईयर की, अरब वर्ष की रही होगी। और ये क्वाइट सिमिलर है पृथ्वी पर। जब हम कहते हैं कि कोई पहला जीव की घटना की अगर हम बात करें उस तरीके से, तो देखें तो लगभग ये भारत, मतलब पृथ्वी के तकरीबन एकदम आसपास की बात हमको समझ में आती है। पृथ्वी पर जब कोई सूक्ष्म जीवी है जो अध्ययन किया गया होगा तो उसके काफी सिमिलर है, मतलब 3.7 अरब वर्ष के आसपास का यहाँ पर आपको एज देखने को मिल रहा है। तो ये एज आपको क्लियर हो जाती है कि भाई उसकी सतह एटलीस्ट इतनी पुरानी तो है ही। फिर हम लोगों ने जो हमेशा से पढ़ा हुआ है कि भाई पृथ्वी और चंद्रमा का जो विकास पथ है, जो डेवलपमेंट पाथ है, वो मतलब एक जैसा ही है आप, और इसी वजह से आप सब लोगों को मालूम है कि चंद्रमा को हम एक तरफ से ही देख पाते हैं, उसका दूसरा जो सरफेस है वो हमें नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो पृथ्वी के साथ साथ उसी तरीके से गति करता है ना। तो ये इस पे हम तो पहले से ही बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। रही बात स्थलीय जो रसायन है उनकी, तो चंद्रमा के तल पर और पृथ्वी के तल पर तमाम प्रकार के जो भू रसायन हैं वो भी काफी हद तक सिमिलर हैं। उनके आइसोटोप्स जो हैं वो एक तरीके के बनते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि शायद सेम टाइप ऑफ क्लाउड से इनका जो है निर्माण किया गया होगा।
तो हमें काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति इस चीज़ की हो सकती है, या फिर बहुत सहायता हो सकती है कि हम इन चीज़ों को पता कर सकें कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, या फिर मतलब कुछ तो बिलीव भी है, ऐसा नहीं है कि चंद्रमा की उत्पत्ति का बिलीव नहीं है, पृथ्वी की उत्पत्ति का बिलीव है, लेकिन जो थ्योरीज हैं ये ज़्यादा और क्लियर हो जाएंगी अगर सिमिलरिटीज यहाँ पर मिलनी शुरू होती हैं। जैसे एक घटना की बात करें तो 4.5 अरब साल पहले सौर मंडल के ग्रह सूर्य के चारों ओर तैरते हुए मलबे से मिलकर बन रहे हैं। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत समय पहले एक खगोलीय घटना इस प्रकार से देखने को मिलती है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले सूर्य के चारों ओर, आप कल्पना कीजिए जैसा ऐसा मैं बता रहा हूं, अगर आप इसको इमेजिन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि सोचिए कि सूर्य है और सूर्य के चारों ओर तमाम सारे पार्टिकल्स जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, तमाम सारी चीजें मूव कर रही हैं इधर उधर। अभी प्रॉपर सौर मंडल बना नहीं है, प्रॉपर सोलर सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, एट द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ द सोलर सिस्टम अगर आप सोच रहे हैं तो सूर्य के चारों ओर मतलब एकदम मलबा पड़ा हुआ है। अब वो मलबे तैर रहे हैं, वही मलबे हैं वो जो इकट्ठे होते जा रहे हैं और एक आकार लेते जा रहे हैं और एक एक पिंड बनते चले जा रहे हैं, एक एक ग्रह बनते चले जा रहे हैं, बड़े छोटे ऐसे करके। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जब इस तरीके की चीजें हो रही थी तो उसी समय मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह के आकार का कोई दूसरा पिंड रहा होगा और उस पिंड से पृथ्वी का टकराव हुआ। उस पिंड से क्या हुआ? पृथ्वी का टकराव हुआ। और जैसे ही पृथ्वी का टकराव हुआ उस पिंड से, तो उससे एक मतलब बहुत सारे टुकड़े टूट करके अलग हुए और उन्हीं में से एक टुकड़ा जो है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द भी टूट करके पड़ा हुआ है। वो धीरे धीरे करके, मतलब इससे पहले कि वो शांत हो जाए या फिर ठंडा हो जाए, उसका जो मैग्मा है वो कंसंट्रेट होता चला जा रहा है, वो उसके जो द्रव पदार्थ हैं वो कंसंट्रेट होते चले जा रहे हैं। उसने भी एक पिंड का रूप लेना शुरू किया है और वो पृथ्वी के आकर्षण केंद्र में आके फिक्स हो गया है। एंड दैट्स हाउ द मून हैज बीन क्रिएटेड। ये एक थ्योरी है जिसपे लोग बिलीव करते हैं। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि यार ऑब्वियसली उसी सोलर मटेरियल से, सोलर पार्टिकल से चंद्रमा भी जो है यहाँ पर बन गया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल की उपस्थिति नहीं है, चंद्रमा के बारे में एक जो पृथ्वी से अलग आपको जो एक फिनोमेना देखने को मिलता है वो ये है कि पृथ्वी पे तो वायुमंडल है, चंद्रमा पे वायुमंडल की अनुपस्थिति आपको देखने को मिलती है। और जब वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है तो वहां पर जो एक नेचुरल मूवमेंट्स जो होने चाहिए वो नहीं देखने को मिलेंगे आपको, वो बिल्कुल शांत मिलेगा। तो चंद्रमा बिल्कुल शांत है। अब इसकी वजह से एक चीज और भी है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है, इसमें यह भी अध्ययन देखने को मिल रहा है कि जब नया नया चंद्रमा बना होगा, यानी कि एक अर्ली स्टेज में जब चंद्रमा रहा होगा, तो इससे कुछ और भी छोटी छोटी जो कण हैं वो आके टकराए होंगे। ऑब्वियसली तमाम सारे प्रोब्स और रहे होंगे जो आकर के इसमें टकराए होंगे, और टकरा करके उन्होंने जैसे टकराया होगा तो आकर के एक ऑब्जेक्ट चंद्रमा से टकराया तो कहीं पर वहां पर गड्ढा हो गया, गड्ढा मतलब क्रेटर क्रिएट हो गया और टकरा करके छटक करके निकल गया। तो वो तो पिंड निकल गया, लेकिन चंद्रमा के ऊपर इंपैक्ट किए पड़ा कि उसके ऊपर एक गड्ढा बना रह गया। अब क्योंकि वहां पे वातावरण नहीं है तो वो क्रेटर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। पृथ्वी पर जैसे अगर यही चीज हो तो पृथ्वी पर वो क्रेटर डिस्ट्रॉय हो सकता है, फिर हमें उसके लिए साइंटिफिकली काफी स्टडी करनी पड़ेगी। यहां पर कंपैरेटिवली स्टडी बहुत आसान है कि इस पर टकराव हुआ है या नहीं हुआ है, कैसा हुआ है। तो ये गड्ढे जो बने हैं, ये माना जा रहा है कि तमाम सारे उसी प्रोब्स के टक्कर हुए होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स के टक्कर हुए होंगे और उन्हीं से क्रेटर्स वगैरह यहां पर बने हैं। सो अब क्रेटर की स्टडी करके काफी कुछ चीजें जो है हम लोग जान सकते हैं। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि जो विक्रम लैंडर है, जिस गड्ढे के पास में ये लैंड किया गया है, जिस क्रेटर के पास में लैंड हुआ है, वो चंद्रमा पर तमाम सारे जो सबसे पुराने गड्ढे हैं उन सबसे पुराने गड्ढों में से एक के बिल्कुल करीब उतरा है, जो कि साउथ पोल पर, ठीक है, एटकेन बेसिन के पास आपको देखने को मिलता है। तो ये सबसे पास में वहीं पर उपस्थित है और ऑब्वियसली वहीं के पदार्थों का, वो वहीं के कणों का जो है वो अध्ययन कर जो है यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो हम यहाँ पर इसमें जो क्रेटर है उसके मानचित्रण भी देख सकते हैं। यहाँ पर उस सतह से आयु के निर्माण की हम बात देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि चंद्रमा का जो निर्माण हो रहा है वो तमाम प्रकार के पिंड के टकराव से हुआ है, उसमें क्रेटर जो है बने हुए तमाम प्रकार के पिंड के टकराव से। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा क्योंकि ये चीज अभी बदली नहीं है, मतलब मैंने आपको बताया ना, चंद्रमा पर वायु नहीं है, शुष्क परिस्थितियां हैं, वहां पर ड्राई एटमॉस्फेयर है। तो इससे क्या होगा कि एक जो ओरिजिनल वास्तविक, अगर आप सोच के देखिए, जैसे हम लोग कभी कल्पना करते हैं, मैं हिस्ट्री का टीचर हूं, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको हिस्ट्री वाले देता रहता हूं यार। कल्पना करके देखिए कि आज अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं और 200 साल पहले का इतिहास पढ़ रहे हैं, 300 साल पहले का इतिहास पढ़ रहे हैं, कोई शासक के बारे में आप पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा हो
ये कितना ज्यादा वास्तविक हमें इतिहास पढ़ने को मिलेगा कि वो जो आज 200 साल 300 साल हम आगे आ गए, वो चीज एज इट इज 200 साल 300 साल पीछे वाली चीज एज इट इज दिख रही हो, मतलब हमें एक अलग सा इमेजिन होता है, एकदम रियल हिस्ट्री हमें पता चलती है। सो इसी तरीके से एक रियल ज्योग्राफी है जिसको डिस्टर्ब ही नहीं किया गया है। अगर जो सतह है वो चेंज हुई नहीं है, जब से है तब से वैसी ही है। तो जो पार्टिकल इनिशियल स्टेज में रहे होंगे वो पार्टिकल के होने की आज भी काफी हद तक संभावना वहां रहेगी। सो हम वहां से अनडिस्ट्रॉयड मटेरियल्स जो हैं उनकी हिस्ट्री को आसानी से पढ़ सकेंगे, उनकी ज्योग्राफी, उनके क्रिएशंस, उनके साइंटिफिक क्रिएशंस सब आसानी से हम लोग जो है वो पढ़ सकेंगे। ये इसकी एक खासियत है। रेगोलिथ की बात करें तो रेगोलिथ वैसे तो काफी सारी चीजों का अध्ययन इसकी रेगोलिथ का हो रहा है और इससे सारी चीजें पता चली हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जिस तरीके से चीजें हम पता करने की उत्सुकता रख रहे हैं, ये उत्सुकता सिर्फ हम यानी भारतीय नहीं रख रहे हैं, दुनिया के और देश भी रख रहे हैं। और उसका रीजन, उसका नतीजा ये हो रहा है, उसका नतीजा ये होगा कि रेगोलिथ पे कुछ खतरा भी मंडरा रहा है। खतरा ये है कि उसे प्रदूषित किया जा सकता है, और उसके प्रदूषित होने की वजह से, क्योंकि वहां के नेचुरल एटमॉस्फेयर की वजह से तो वहां पर अभी तक चीजें अनचेंज्ड थी, तो हम चीजों को पढ़ ले रहे थे, बट हमारी प्रेजेंस के कारण अब वहां पर एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज हो रही हैं और एक्सटर्नल एक्टिविटीज जो चंद्रमा पर जा रही हैं उनकी वजह से वहां पर चेंजेस आएंगे। तो एक जो रियल जो साइंस है दैट कैन बी मैनिपुलेटेड या फिर चेंज्ड रहेगा, वो चीजें जो है वहां पर परिवर्तित होंगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये एक अच्छा संकेत भी नहीं है यार। अगर हम इकोलॉजी के हिसाब से देख रहे हैं, पर्यावरण अनुकूलता के हिसाब से देख रहे हैं, तो वहां के तो ये भी ठीक नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो यहां पर अगर आप देखें, एक पूरा का पूरा ओवरऑल देखें, तो 1959 में सबसे पहले उस समय का जो सोवियत संघ हुआ करता था, उसने सबसे पहले लूना 2 की लैंडर जो है वो भेजा था। ये क्रैश लैंडर था, मतलब जानबूझ करके उसको क्रैश कराया गया था। तो ये क्रैश लैंडर सबसे पहले वहां पे प्रेजेंस में रहा, और उसके बाद से तो आपको मालूम है लगातार कितने सारे वहां पर मिशन वहां पर गए। चीन ने भेजा है, रूस ने भेजा, भारत ने भेजे हैं, जापान ने भेजे हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने मिशन वहां पर लगातार चंद्रमा पर भेज रखे हैं, और सब वहां पर रेगोलिथ पे जाते हैं ऑब्वियसली, सब उसकी सतह। अब वहां की वजह से क्या हो रहा है कि ये सब वहां जाते हैं, इनके जो भी मतलब यहां पर तमाम सारी मशीन्स पहुंच रही हैं, तमाम सारे अंतरिक्ष रोबोट पहुंच रहे हैं, ठीक है, टूल्स पहुंच रहे हैं यहां पर बहुत सारे। और कई तो जैसे कोई देश गया, उसने वहां पर अपना झंडा गाड़ दिया। अब ये झंडा तो वहां की नेचुरल चीज नहीं है ना। एक समय के लिए अगर देखिए तो हर चीज जो है वो डिस्ट्रॉय होगी। अगर मान लेते हैं कि चलो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, पर वही बात है, अब ये एक्स्ट्रा प्रेजेंस वहां पर मौजूद हो रही है, ये छेड़छाड़ है एक तरीके से। हर व्यक्ति अपना वहां पर प्रेजेंस शो करेगा, अपना चिन्ह वहां पर बनाना शुरू करेगा। इतनी सारी कंट्रीज वहां पहुंचेंगी, सब अपनी प्रेजेंस को वहां पर शो करेंगे, तो जो उसकी ओरिजिनलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो रूइंड हो जाएगी ऑब्वियसली। इसके अलावा तमाम सारे जो देश जो हैं ये लैंडर्स भेज रहे हैं, ल्यूनर लैंडर्स जो भेजे जा रहे हैं, ये फ्यूल्स के कारण अगर वहां पर जा रहे हैं तो उनसे धुआं निकल रहा है, और धुआं निकलने की वजह से चंद्रमा का जो बर्फ का भंडार है वो दूषित हो रहा है। अब चंद्रमा का बर्फ का भंडार अगर दूषित होगा, तो सपोज दैट इसकी कल्पना की, जैसे पर चंद्रयान वगैरह जा रहे हैं, वो धुआं वहां पर छोड़ रहे हैं, वो धुआं जाकर के साउथ पोल पे जाकर के जमा हो गया, ध्रुवीय इलाकों में जाकर के जमा हो गया, तो वहां पर उसकी ठंडक और बढ़ सकती है, या फिर और पॉजिटिव या निगेटिव इंपैक्ट जो है उस पर टेम्परेचर के आ सकते हैं। तो जो हम खोज कर रहे हैं पानी की या बर्फ की या पानी की, जो हम खोज कर रहे हैं, तो इसकी प्रेजेंस में जो इसकी वास्तविकता है, अर्थात ये कितने अमाउंट में है, कितना पुराना है इत्यादि, ये चेंज हो सकता है ना। कार्बन की प्रेजेंस की वजह से ऑब्वियसली टेम्परेचर में चेंजेस आ सकते हैं, और इसकी वजह से जो पानी की मात्रा है उसमें बढ़ोतरी या घटोतरी देखने को मिल सकती है, यानी चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। तो ओरिजिनलिटी जो है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रही है, वो डिस्ट्रॉय भी होगी, ठीक है। तो ये एक कहीं ना कहीं खतरा है। इस खतरे को वैज्ञानिक किस तरीके से देख रहे हैं ये भी हमको समझना होगा। फिर अब हम बात कर लेते हैं, देखो द्रमा लिख गया यहां पर, केवल टाइप नहीं हो पाया शायद, चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव मुख्य केंद्र क्यों है, आइए इसको समझते हैं। आखिर साउथ पोल इतना अट्रैक्ट क्यों कर रहा है लोगों को, यानी कि कंट्रीज को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? उसका रीजन ही मैंने आपको पहले बताया कि यहां पर बर्फ और जल के भंडार होने की संभावना है। बर्फ और जल का भंडार अगर है तो वहां पर जीवन की संभावना है। जीवन के साथ साथ दूसरे जो है रासायनिक जो कंपोजिशंस हैं उनकी संभावना है। तो वो सब चीजों को यहां पर देखने की बात है। और बड़े बड़े क्रेटर्स यहां पर मौजूद हैं, ठीक है। बड़े बड़े क्या मौजूद है यहां पर, क्रेटर। और क्रेटर जो है मतलब वहां पर शेडोज हैं, मतलब छाया है, मतलब अंधेरा है, ठंडे हैं ये क्रेटर्स बहुत ज्यादा।
बर्फ इनमें जमी हुई है, तो यहाँ पर बर्फ जमी है, तो बर्फ का जमना, बर्फ की मात्रा को पाना, उसको समझना, ये इंटरेस्टिंग है ऑब्वियसली, और इसके रिसर्च के लिए लोग जा रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। पहली बार इस चीज की पुष्टि करी गई थी चंद्रयान प्रथम के द्वारा 2009 में, जो कि भारत से ही भेजा गया था। कठिन किंतु उपयोगी वातावरण, एक ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि चंद्रमा पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर एक्सट्रीम कूल है, 250 डिग्री माइनस में टेम्परेचर है, और इसकी वजह से तमाम सारी जो चीजें हैं ये उसको अच्छी तरीके से संरक्षित रख पाता है। ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से, मतलब अगर हम जीवाणु के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, केमिकल चेंजेस की बात करें, तो काफी हद तक चीजें जो है इस टेम्परेचर पे सैचुरेटेड है, मतलब स्थिर है, तो अपरिवर्तनीय है, ओरिजिनल है। तो इसकी वजह से जो एक वास्तविक है ना, जैसे मतलब जो पहले मतलब अनडिस्ट्रॉयड जो फॉर्मेट है, अनडिस्ट्रॉयड फॉर्मेट में हमको चीजें यहां पर मिलेंगी इस टेम्परेचर की वजह से। दूसरी बात ये कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, मतलब कुछ तो ऐसे हो गए जहां पर बहुत ज्यादा ठंडक है, और कुछ ऐसे हैं जहां पर लगातार सूर्य का प्रकाश आता है, और सूर्य के प्रकाश आने से सौर ऊर्जा का चंद्रमा पर किस प्रकार से उपयोग हो सकता है, चंद्रमा उस सौर ऊर्जा से किस तरीके के चेंजेस रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, क्या वहां पर फ्लोरा फ्यूना है या नहीं है, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन हमको देखने को मिलेगा। सो यहां पर इसी के कुछ एरिया में जहां इतनी ठंडक देखने को मिलती है, उसी जगह यहां के कुछ क्षेत्रों में लगातार सूर्य की किरणें भी मिलती हैं, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अट्रैक्टिव रहता है। तो ये आपको समझना है कि ये बहुत आकर्षण का केंद्र है। वैज्ञानिक जो हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इसका सामरिक महत्व है। जैसे क्रेटर्स जो हैं उनमें प्रारंभिक सौरमंडल की प्राचीन सामग्री मौजूद रहेगी, तो प्राचीन सामग्री, जैसे वही मैंने बताया कि टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा लो है कि जो भी पुराने मटेरियल्स हैं, जो एंशिएंट मटेरियल्स हैं, वो एंशिएंट मटेरियल्स एंशिएंट स्टाइल में अभी तक पड़े हैं, एंशिएंट कंडीशन में अभी तक पड़े हुए हैं, तो एज इट इज उनको स्टडी करना इट विल बी वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, प्रारंभिक सौरमंडल के तमाम सारे रहस्य इससे सुलझ सकते हैं। जैसे पृथ्वी पर क्या सौरमंडल नहीं है, पृथ्वी भी सौरमंडल का एक उदाहरण है, लेकिन हमारे यहाँ तो वायुमंडल मौजूद है, और वायुमंडल की वजह से यहाँ पर तमाम सारी चीजें चेंज हो गई हैं, और हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी। वहां पर बना बनाया है यार, मतलब वो अनडिस्टर्ब्ड मैटर में है, अनडिस्टर्ब कंडीशन में है, तो आप उसको जस्ट जाइए और पढ़ लीजिए, काफी रहस्य सुलझने की संभावना है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तमाम सारे जो अन्य कंट्रीज हैं और उनके जो अंतरिक्ष मिशंस हैं वो जाने की तैयारी में है। नासा यूएसए भेज रहा है, नासा के माध्यम से चीन है, रूस है, ये वहां पर स्थायी अनुसंधान केंद्र स्टैब्लिश करना चाहते हैं, एक परमानेंट वहां पर रिसर्च स्टेशन जो है वो बनाना चाहते हैं, और इस चीज की होड़ लगी हुई है, इनफैक्ट आज तक होड़ लगी हुई। अब परमानेंट अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अगर वहां पर बनेगा तो देखो डिस्टर्ब तो होगा, चीजें पता भी चलेंगी, चीजें डिस्टर्ब भी होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव प्रोस एंड कॉन्स दोनों चीजें आएंगी, बट ऑब्वियसली फर्स्ट इज फर्स्ट, तो सब पहले वहां पर पहुंचना चाहते हैं, इसलिए वैज्ञानिकों के बीच में भी एक प्रकार की होड़ है। इंटरेस्टिंग चीज है, चंद्रमा यहां पर भी लिखना होगा मुझे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं मैंने ओवरऑल आपको यहाँ पर बताई। होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और जाते जाते जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक प्रश्न आपको दे करके जाऊंगा, प्रश्न का उत्तर मैं आप सब लोगों से, जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबसे चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। कोई भी भारतीय नागरिक कभी भी चांद पर नहीं पहुंचा है, नहीं उतरा है। चंद्रयान 1 चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन था। इनमें से कौन सा कथन सही है या है? केवल एक और दो, 2 और 3, और 1, 2 और 3, कौन सा सही है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर जानना है, करेक्ट आंसर जानना है, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम विरद लाइव से जुड़ जाइए। ठीक है, विरद लाइव यहां पर चले जाइए। यहां पर मैं इसकी पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा जिसमें आपको इसका करेक्ट आंसर भी दिया होगा और आप इससे अपने नोट्स भी बना सकते हैं। जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, संपूर्ण बैच 2 हिंदी मीडियम में विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप पा सकते हैं। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बैच की दी हुई है। देर ना करें, जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि जो है वो 28 फरवरी है। बैच शुरू हो चुका है, सुबह 8 बजे का बैच है। बेहतरीन तरीके से पढ़िए, प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की सारी तैयारी इसमें रहेगी। ठीक है, और स्टडी मटेरियल वगैरह सब इसमें मिलेगा। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, पढ़ तो हम लोग इसीलिए रहे होते हैं क्योंकि हम एग्जाम निकालें, तो एक प्रकार का मोटिवेशन है। अगर आप इसमें प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो प्रीलिम्स निकालने पर आपको फुल फी रिफंड हो जाएगी, पूरा पैसा आपका वापस हो जाएगा, फुल फीस रिफंड हो जाएगी। तो फुल फी रिफंड का आप लाभ उठाइए। और मंथली टेस्ट इसमें होते हैं। मंथली टेस्ट में अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं, ठीक है, फर्स्ट रैंक लाते हैं, तो फर्स्ट रैंक लाने पर आपको 11,000 रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी जाएगी। अगर आप प्लेटिनम बैच में एनरोल करते हैं अपने आप को, तो
किताबें आपको मिली रही हैं, टीचर्स आपको, मतलब सारी चीज़ें, इंटरव्यू की तैयारी हो रही है, मेंस की तैयारी हो रही है, आपको मेंटोर्स यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट एक्सेप्ट एंड ओनली ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल आपको अलग से परचेज करना होगा। हाँ, आप इसमें एड ऑन करा सकते हैं ऑप्शनल, तो उसमें 5-7 हज़ार रुपये की एक्स्ट्रा छूट आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो यूज़ करना आपको विरद लाइव कोड ही, ठीक है। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। SIP 2025 में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर इसको एनरोल करा सकते हैं विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके। टेस्ट सीरीज वगैरह, स्टडी मटेरियल वगैरह सब आपको इसमें मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक है, आप इस पे जाकर के जरूर सर्च कीजिए और मेरे साथ सोशली जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, लिख दीजिए virad.dubey@studyiq.com पर। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।